Good morning students, I am Dr. Hema Bhasin and I'll take your class of BSc Part 1 जिसमें आज हम टॉपिक लेंगे अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस का क्लासिफिकेशन हम वर्गीकरण देखें तो ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास सार्कोडिना, ऑर्डर अमीबिडा, इसका जीनस है अमीबा और स्पीशीज़ है प्रोटियस। अमीबी का मतलब होता है कोई चेंज, प्रोटियस का मतलब होता है जो सी गॉड थे, ग्रीक सी गॉड प्रोटियस, उनके नाम पे प्रोटियस लिखा गया। इसका मतलब होता है जो कोई भी शेप ऑक्यूपाई कर सके या किसी भी शेप में परिवर्तित हो सके, इसलिए अमीबा किसी भी शेप में परिवर्तित हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये सबसे पहले रसल वॉन रोजेनहॉफ ने 1755 में डिस्कवर किया था। अब अगर हम इसकी हैबिटेट देखें तो ये कॉमनली बॉटम मड में पाया जाता है, नीचे की मिट्टी में पाया जाता है, या फिर एक्वेटिक वेजिटेशन जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, डिचेस में, लेक्स, स्प्रिंग्स, पूल्स या स्लो रनिंग स्ट्रीम्स में पाया जाता है। कभी कभार ये फ्री वाटर में भी पाया जाता है और ये पानी वाली जगह पे जहाँ बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वहाँ पे एक्वेटिक वेजिटेशन में मिलता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी सबसे पहले हम बात करें शेप और साइज़ की और कलर की, तो ये यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय माइक्रोस्कोपीय एनिमल है, सूक्ष्मदर्शी एनिमलक्यूल है। इसका 250 to 600 माइक्रॉन्स डायमीटर होता है, इरेगुलर होता है, रंगहीन होता है और ट्रांसलूसेंट मास होता है इसका प्रोटोप्लाज्म का। लगातार ये अपनी शेप चेंज करता रहता है स्यूडोपोडिया की वजह से। शेपलेस होता है, इसलिए कोई इसकी शेप डिफाइंड नहीं होती है, परंतु एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है। इसका मतलब कि उसमें एक एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड नज़र आते हैं। एंटीरियर एंड जो होता है उसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं और जो पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा रिंकल्ड रीजन होता है। अब बात करते हैं हम स्यूडोपोडिया की। जो स्यूडोपोडिया है उसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये इरेगुलर ब्लंट प्रोसेस होते हैं, सेल बॉडी के निकलते हैं और ये साइटोप्लाज्म के लिक्विफिकेशन और आगे की ओर बहने की वजह से स्यूडोपोडिया फॉर्म हो जाते हैं। इनका साइज़ डिफरेंट होता है और ये कैपेबल होते हैं कि किसी भी कंसिडरेबल स्पीड पे प्रोट्रूड हो जाते हैं या रिट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रोटियस लोबोपोडिया जिसको कहते हैं हम, लार्ज बड़े होते हैं, ब्लंट होते हैं और इनकी जो टिप होती है, आगे का हिस्सा होता है वो राउंड होता है और ये लोकोमोशन में और फूड इंजेशन में मदद करते हैं। फिर आता है प्लाज्मा लीमा का पार्ट। इसमें कोई पेलिकल या सेल वॉल नहीं होती है। इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही थिन नाजुक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको प्लाज्मा लीमा कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि पानी और छोटे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो आसानी से पास आउट हो सकते हैं, परंतु जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से पास आउट नहीं हो सकते। इनमें रीजेनरेशन पावर होती है। इनमें बहुत सारे फाइन रिजेस लाइक एक्सटेंशंस होते हैं इनके बाहर वाली सरफेस पे, और ये माना जाता है कि वो किसी भी जगह से चिपकने के लिए एडहेसिव प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में विभक्त होता है। पहला आउटर एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है इनर एंडोप्लाज्म। जो बाहर वाला एरिया होता है वो थिन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट और होमोजेनस होता है, बिल्कुल प्लाज्मा लीमा के नीचे की तरफ होता है और रिट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, क्लियरली विजिबल होता है। उसके स्यूडोपोडियम के ऊपर एक हाइलिन कैप नज़र आती है। ऐसे ही जो एंडोप्लाज्म है वो फ्लूइड लाइक होता है, ग्रैनुलर होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और कंप्लीटली एक्टोप्लाज्म के द्वारा घिरा रहता है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स और अंडर प्रेशर एक्टोप्लाज्म के होते हैं। दे फॉर्म बल्क ऑफ एनिमल्स एंड अंडर प्रेशर ऑफ एक्टोप्लाज्म, अकर्स इन 2 कोलॉइडल स्टेट्स और पेरिफेरल विसरल जेल स्टेट जो होती है उसको प्लाज्मा जेल कहते हैं। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो ये सब चीज़ें समझेंगे। और सेंट्रल फ्लोइंग या सोल स्टेट होती है उसको हम प्लाज्मा सोल कहते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, वाटर ग्लोब्यूल्स। अन्य ऑर्गेनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स।
सबसे पहले न्यूक्लियस को देखें तो ये एक न्यूक्लियस होता है, बड़ा फ्लैटन डिस्कॉइडल होता है, स्लाइटली बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है। वो किसी भी जगह पे एंडोप्लाज्म में हो सकता है। इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ये आच्छादित रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें बहुत क्लियरली दिखाई देती है, जिसमें क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स और कई न्यूक्लियोलाई नज़र आते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो पोस्टीरियर पार्ट पे होती है एंडोप्लाज्म में, और इसमें एक सिंगल क्लियर राउंडेड पल्सेटिंग वैक्यूल दिखाई देती है। ये जो वैक्यूल है ये पानी नुमा फ्लूइड से भरा हुआ रहता है और एक यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा आच्छादित रहता है। इसी एरिया के आसपास कई छोटे छोटे फीडर वैक्यूल्स भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ये ऑस्मोरेगुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आता है फूड वैक्यूल। बहुत सारे स्फेरिकल स्पेसेस होते हैं, छोटे और बड़े, जिनमें पानी होता है और भोजन होता है। ये डाइजेशन के लिए काम में आते हैं। ये जब एमीबा कोई भी खाने को ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ, पानी की बूंद के साथ निगलता है तो फूड वैक्यूल के द्वारा निकलता है, और डाइजेशन इन्हीं वैक्यूल्स में होता है, यानी कि सारा पाचन वैक्यूल्स के द्वारा ही होता है। जब किसी भी अपचित भोजन को इनको उत्सर्जित करना होता है तो ये बॉडी की वॉल की तरफ आके डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। वाटर ग्लोब्यूल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। कई छोटे स्फेरिकल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि रंगहीन फ्लूइड के द्वारा भरे हुए होते हैं। फिर आते हैं अन्य ऑर्गेनल्स जो इसमें पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के रूप में होते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडीज़ पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मोरलेस ओवल होता है और ट्यूबुलर सिस्टर्नी देखने को मिलती है इसमें। क्रिस्टल्स होते हैं, प्लेट लाइक या बाइपिरामिडल स्टोर्ड फूड होते हैं एंडोप्लाज्म में। लाइसोसोम्स होते हैं, स्फेरिकल स्कैटर्ड होते हैं एंडोप्लाज्म में। ये देखिए, ये अमीबा प्रोटियस का स्ट्रक्चर है जैसे हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये बाहर वाला पार्ट, ये तो है एक्टोप्लाज्म का पार्ट। ये एक्टोप्लाज्म आउटर पार्ट होता है और इसके एक्टोप्लाज्म में हमने कहा था थिन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट होता है ये एक्टोप्लाज्म। और इसका अगर हम डायमीटर देखें तो अराउंड 250 to 600 माइक्रॉन्स इसका डायमीटर होता है। इसके बाद ये अंदर वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, और इस एंडोप्लाज्म में भी दो भागों में हमने डिवाइड किया। इस एंडोप्लाज्म में एक है प्लाज्मा जेल और दूसरा है प्लाज्मा सोल। ये एंडोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड लाइक है, ग्रैन्युलर है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें प्लाज्मा जेल जो है वो बाहर वाला जेली लाइक पोर्शन होता है और जो प्लाज्मा सोल है वो अंदर वाला फ्लूइड वाला पोर्शन होता है। यानी कि ये जो बहुत सारे ऐसे घने दाने दिख रहे हैं ये प्लाज्मा जेल का पोर्शन है और अंदर वाला सारा प्लाज्मा सोल का पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये प्लाज्मा लीमा है जो बाहर की इसकी कवरिंग है जो कि थिन, डेलिकेट है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी आउटराइटली प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये जो हैं इनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये भी इरेगुलर होते हैं, कहीं पे किसी शेप के हैं, कहीं पे किसी शेप के, और ब्लंट होते हैं, फॉल्स फूट होते हैं, और ये प्रोसेसेस होते हैं सारे सेल बॉडी के। इसके बाद यहाँ पे हमें फूड वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो फूड वैक्यूल हैं ये स्फेरिकल गोल हैं, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, और ये डाइजेशन के काम आते हैं और फिर उत्सर्जन के काम में आते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पार्ट है जो कि बहुत बड़ी एक होती है, सिंगल है और वाटरी फ्लूइड के द्वारा भरी हुई होती है। यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड रहती है ये, और ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देंगे, ये वाटर वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर अमीबा प्रोटियस का देख सकते हैं हम। अब आता है इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। अमीबॉइड मूवमेंट होता है स्यूडोपोडिया का, और जो लोबोपोडिया होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, राउंड टिप्स के होते हैं। आगे की ओर साइटोप्लाज्म जाने की वजह से लोकोमोशन होता है। एवरेज स्पीड होती है इसकी 1 माइक्रोन पर सेकेंड। ज़्यादातर प्रिमिटिव काइंड ऑफ एनिमल मूवमेंट होता है। जब ये मूव करते हैं तो ये बहुत सारे स्यूडोपोडिया बाहर निकलते हैं और इवेंचुअली आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब इस आगे की ओर बढ़ने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई।
उन थ्योरीज में से कुछ निम्न प्रकार हैं: कॉन्ट्रैक्टाइल हाइड्रोलिक थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, सोल जेल थ्योरी, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी, फ्रंट या फाउंटेन जोन थ्योरी और रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। अब हम एक एक करके इन थ्योरीज को देखेंगे। जो कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी है ये शुल्ट्ज ने 1875 में दी थी। इसमें पोस्टीरियर एंड जो पीछे वाला पार्ट है वो प्लाज्मा जेल सोल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्मिक करंट जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है और उससे ज़्यादा फ्लूइड प्लाज्मा सोल का आगे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से सूडोपोडियम का फॉर्मेशन होता है और बॉडी आगे को प्रोपेल कर दी जाती है या धकेल दी जाती है। फिर आता है सरफेस टेंशन थ्योरी, जो बर्थोल्ड ने 1886 में दी थी। इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव थ्योरी। और फिर इस थ्योरी को सपोर्ट किया था रम्बलर बुश्चेली ने 1898 में। और इन्होंने कहा था कि सरफेस टेंशन के डिफरेंस की वजह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी और सबस्ट्रेटम के बीच में सरफेस टेंशन के डिफरेंस की वजह से ये मूवमेंट होता है और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फूड ग्लोब्यूल की तरह, जैसे कोई मर्क्यूरी ड्रॉपलेट हो। इसी तरह से जो सूडोपोडिया इसमें बनते हैं वो वीक पॉइंट से बनते हैं, जहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो जाता है और वो एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से बन सकते हैं। सो इस तरह से फाउंटेन स्ट्रीमिंग होती है, वीक पॉइंट से बनते हैं जहाँ से सरफेस टेंशन बिकम्स रिड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, जो जेनिंग्स ने दी थी 1904 में। उन्होंने अमीबा वेरिकोसा में कहा था कि इसमें ऑलमोस्ट कोई सूडोपोडिया नहीं होते और रोलिंग मूवमेंट बॉडी सरफेस की वजह से ये आगे की ओर गमन करते हैं। अगर हम मान लें कि किसी भी अमीबा पे कोई कार्बन पार्टिकल हम अपर सरफेस पे लगा दें और उनको आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखें, तो ये कार्बन पार्टिकल इस तरह से मूव करता है कि पहले ये यहाँ आया, फिर उसके बाद इस स्टेज पे आया, फिर इसके नीचे आया, फिर यहाँ आया और फिर ये वापस इस स्टेज पे आ गया। यानी कि जो कार्बन पार्टिकल अपर सरफेस पे था, फर्स्ट पासेस फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर एंटीरियर टिप से होते हुए लोअर सरफेस से होते हुए वो वापस आगे की ओर रोल होके आ जाता है। सो ये खाली अमीबा वेरिकोसा में ही अप्लाई होती है ये थ्योरी। इसके बाद आता है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, जो डेलिंजर ने 1906 में दी थी। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टाइल सब्सटेंस जो होता है साइटोप्लाज्म का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अमीबा में गमन के लिए। जो एक्सटेंडेड स्यूडोपोडिया हैं वो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ अटैच हो जाते हैं तो पीछे से सारी बॉडी को आगे की ओर खींचते हैं और ऐसे लगता है जैसे ये इन टांगों के द्वारा मूव कर रहा है। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ जम गए और ये इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो नए स्यूडोपोडिया यहाँ बन जाएंगे और दिस इज़ हाउ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यू कैन सी। ये स्यूडोपोडिया बना, ये यहाँ आ गया और फिर इसने इस पूरी बॉडी को फिर आगे की ओर खींच लिया। फिर आता है सॉल जेल थ्योरी, जो हाइमन ने दी थी 1917 में, उसके बाद पेंटिन ने 1923-26 में, फिर मैस्ट ने 1925 में, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। और ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसको हम सोल जेल थ्योरी कहते हैं। ड्यू टू चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ साइटोप्लाज्म, उन्होंने कहा कि ये होता है साइटोप्लाज्म में हमने देखा बाहर एक्टोप्लाज्म जो बिल्कुल क्लियर है और अंदर दानेदार एंडोप्लाज्म था। तो जो एंडोप्लाज्म है वो बाहर से स्टिफ होता है, जेली लाइक प्लाज्मा जेल, और अंदर फ्लूइड रीजन होता है जिसको हम प्लाज्मा सोल कहते हैं। इसको चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी भी कहा जाता है। अब इस सोल जेल मूवमेंट में अगर देखें हम, तो इस सोल जेल थ्योरी में इलास्टिक प्लाज्मा लीमा जो होती है वो सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाती है। हमने कहा था जो अमीबा की कवरिंग है उसको प्लाज्मा लीमा कहते हैं, वो सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाती है। जो एंटीरियर एंड है, जो एंटीरियर एंड है सोल जेल, लोकल पार्शियल लिक्विफिकेशन होता है प्लाज्मा जेल का, जिसकी वजह से सेंट्रल प्लाज्मा सोल जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और वो वीकेंड एरिया को प्रोड्यूस करता है, एक बल्ज जैसा बन जाता है जो कि सूडोपोडिया फॉर्म होना शुरू कर देता है। ऐसे ही
जैसे ही प्लाज्मासोल सूडोपोडिया में एंटर करता है तो वो प्लाज्मासोल सूडोपोडिया में एंटर करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा जेल में। तो पोस्टीरियरली प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कन्वर्जन होता है प्लाज्मा जेल का प्लाज्मा सोल में, इसको बोलते हैं सोलेशन। तो इसलिए कोई कांस्टेंट फ्लो मेंटेन रहता है प्लाज्मा सोल का, जो कि पीछे से आगे की तरफ आता है। मेन बल्क ऑफ बॉडी ट्रेवल्स फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ बढ़ता है पूरा का पूरा बॉडी, और जो सूडोपोडियम का टिप है उसमें एंडोप्लाज्म चेंज हो जाता है एक्टोप्लाज्म में। So see, this is how we can see the process of gel movement theory. Here this is attached or tip of sodium. ये देखिए, ये आगे की तरफ, ये तो ट्रेलिंग एंड है, ये एडवांसिंग एंड है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो इलास्टिक प्लाज्मा लीमा है ये तो यहाँ पे स्टिक हो गई। जो एंटीरियर एंड है वो सोल जेल लोकल पार्शियल लिक्विफिकेशन हुआ और वो चेंज हो जाएगा। ये प्लाज्मा सोल वाला पार्ट है, ये अब पीछे की तरफ इधर आया और ये जेल में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो ये यहाँ से फिर पीछे की तरफ आया और ये जोन है आइसोलेशन सोलेशन का। सो ये सोलेशन में चेंज हो गया। सो प्लाज्मा सोल यहाँ से आया और प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से फिर ये यहाँ से आके यहाँ गया, फिर ये वापस, ये देखिए ये सूडोपोडिया वाले एरिया से ये हाइलिन कैप का एरिया है और यहाँ से ये फिर ये जो एरिया है जहाँ पे कन्वर्जन हुआ प्लाज्मा जेल से सोल में, ये तो सोल्यूशन हुआ। जहाँ सोल से जेल में कन्वर्ट हुआ वो जोन ऑफ जेलेशन हुआ। और इस तरह से ये कन्वर्जन आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं हम सोल जेल थ्योरी। अब आता है फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी, जिसको गोल्डेकर लॉर्श ने दिया था। उन्होंने कहा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 3D नेटवर्क है प्रोटीन चेन्स का। तो ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्रॉस लिंकेजेस के द्वारा। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग होती है प्रोटीन चेन्स की, जिसकी वजह से संकुचन होता है और रिलैक्सेशन होता है फूड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। तो जो सोल फोल्डिंग होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फिर जेल अनफोल्डिंग में। ये हमने अभी पहले भी देखा कि ये प्लाज्मा सोल का आगे की तरफ मूवमेंट हुआ, फिर ये कन्वर्ट हो गया जेल में और फिर यहाँ पे आके फिर ये जेल से सोल में कन्वर्ट हो गया, तो सोलेशन हुआ। तो इसी तरह से सेम उन्होंने भी कहा, पर उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये प्रोटीन चेन्स की वजह से प्रोटोप्लाज्म में सोलेशन और जेलेशन अनफोल्डिंग प्रोटीन्स की हो रही है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट या गमन होता है। अब आता है फाउंटेन या फाउंटेन फ्रंट या फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। इसमें एलन ने 1961 में दी थी। उन्होंने कहा कि एक्सियल स्ट्रीम ऑफ एंडोप्लाज्म जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है एक रेगुलर स्ट्रीम लाइन में, जिसकी वजह से फाउंटेन जोन बनता है। और एंडोप्लाज्म जो होता है वो लगातार आगे की ओर एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट होता रहता है और जो एक्टोप्लाज्म है वो पीछे की ओर एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट होता रहता है। लास्ट 8th थ्योरी है रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, जो यागी ने 1961 में और मार्शल ने 1964 में दी थी। उन्होंने जो ये थ्योरी दी है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो सोलेशन होता है वो एक्सप्लेन करता है अमीबॉइड मूवमेंट को, स्पेशली सोलेशन एंटीरियर एंड पे होगा और एंडोप्लाज्म जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा और उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होने से फिर अमीबा आगे की ओर गमन करने लग जाता है। अब आता है पाचन या पोषण, न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं। फूड एंड सिलेक्शन ऑफ फूड वी सी कार्निवोरस होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और ये फैगोसाइटोसिस इनमें देखने को मिलता है, यानी कि फूड को ये पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म में निगल जाते हैं। इनका फूड बैक्टीरिया, डायटम्स, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, रोटिफर्स हो सकते हैं। ये सक्षम होते हैं किसी भी फूड को सेलेक्ट करने के लिए और इनमें ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल को इनऑर्गेनिक सैंड पार्टिकल को डिस्टिंग्विश करने की भी क्षमता होती है। इंजेशन इनमें देखें तो ये सबसे पहले कैप्चर करते हैं किसी भी प्रे को अपने सूडोपोडिया के द्वारा और फिर उसको निगल लेते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फूड विद द बॉडी सरफेस। और रम्बलर ने 1930 में अमीबा के भोजन करने के तरीकों के लिए
5 मेथड्स ये बताए, पहले वो इम्पोर्ट, फिर सर्कमफ्लुएंस, फिर सर्कमवेलेशन, इन्वेजिनेशन और फिर पिनोसाइटोसिस, ये थ्योरीज दी उन्होंने। अब इम्पोर्ट में क्या होता है, खाना जैसे एल्गल फिलामेंट को उन्होंने लिया, जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा उसको अंदर ले लेंगे, फूड अंदर की ओर बॉडी में सिंक हो जाएगा, जिससे कैसे कि ये प्लाज्मा लीमा जो इसकी आउटर कवरिंग है वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी और एंडोप्लाज्म भी वहाँ से कट जाएगी और वो एल्गी फिलामेंट पूरा का पूरा उस अंदर की ओर आ जाएगा। जैसे ही वो रप्चर्ड साइट से अंदर आ जाएगा तो जो रप्चर्ड साइट है वो वापस हील अप हो जाती है। फिर आता है सर्कमफ्लुएंस। सर्कमफ्लुएंस में ये एनवेलप कर लेता है किसी भी मोशनलेस ऑर्गेनिज्म को, कोई भी जीव जो मूव नहीं कर रहा है, गमन नहीं कर पा रहा है, उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है और ग्रेजुअल स्यूडोपोडिया उसके आसपास ऐसे घेर के बनते जाते हैं कि वो खाने को कवर कर लेते हैं, कंप्लीटली उस फूड वैक्यूल बना लेते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म, और उस स्यूडोपोडिया जो है वो उसको एनवेलप कर देते हैं। और तो फिर वो जब वो एनवेलप कर देते हैं तो ये जो प्रे इन्होंने लिया वो इनएक्टिव हो जाता है और अंदर की ओर निगल लिया जाता है। फिर निगलने का एक तरीका सर्कमवेलेशन, इसमें दे इंगल्फ द प्रे लाइक अ फ्लैजिलेट या सीलिएट की तरह से, जैसे ये एक्टिव प्रे है, ये स्यूडोपोडिया उसके पास आएंगे और एक फूड कप जैसा बना लेते हैं, और ये फूड कप फिर बाद में ये दोनों स्यूडोपोडिया जब मिल जाएंगे तो ये फूड कप बंद हो जाएगा और अंदर फूड वैक्यूल बन जाती है। फिर आता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में कोई भी फूड ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉक्सिक और स्टिकी सिक्रीशन होता है एक्टोप्लाज्म का, उसके द्वारा वहाँ पे चिपक जाता है। वो जैसे ही वहाँ पे चिपकता है तो ये उसको अंदर की ओर ले लेते हैं, इन्वेजिनेशन हो जाता है और वो अंदर की ओर लेने के बाद ये बंद हो जाता है और ये फूड वैक्यूल में अंदर चले जाते हैं। फिर आता है पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग फिनोमेना है। इसमें इंजेक्शन ऑफ लिक्विड फूड होता है। अगर अमीबा 2 दिन के लिए भी भूखा हो तो वो 1% सोडियम एसिटेट सोल्यूशन में रख दिया जाए तो वो स्टार शेप का हो जाता है, क्योंकि उसके स्यूडोपोडिया के बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकल आते हैं। तो कई ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो पिनोसाइटोसिस के चैनल्स दिखाई देते हैं। जैसे भी सरफेस पे ये यहाँ आया तो यहाँ हमें देखा ये पिनोसाइटोसिस चैनल फॉर्म होना शुरू हुआ, कोई भी पार्टिकल वहाँ आया, फिर ये जैसे ही ये चैनल बनना शुरू होता है तो सेकंड स्टेज में ये और अंदर की तरफ चला जाता है, थर्ड स्टेज में ये चैनल और डीप चला जाता है और इस तरह से ये पिनोसाइटोसिस वेसिकल्स होते हैं जो अंदर भोजन को ले जाते हैं। सो फ्रॉम द इनर एंड ऑफ दीज चैनल पिनोसाइटोसिस वेसिकल्स या पिनोसोम्स होते हैं जो कि उस लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ कर लेते हैं या निगल लेते हैं। फिर आता है डाइजेशन का पार्ट, पाचन। फूड वैक्यूल कंपेरेबल है, हम सोचें कि किसी भी हायर एनिमल की अगर हम आहार नाल से कंपेयर करें तो इसी तरह से इनकी फूड वैक्यूल काम करती है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा लीमा से मिलती जुलती होती है और कई ऐसे वैक्यूल्स छोटे और बड़े एक्टिवली अमीबा में देखे जा सकते हैं। लाइसोसोम्स जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो फूड वैक्यूल के साथ आके लग जाते हैं और पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लाइसोसोम्स जो होते हैं इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो फूड वैक्यूल के साथ लग के उसके साथ जुड़ते हैं और पाचन को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। रिएक्शन इन वैक्यूल बहुत पहले एसिडिक होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अल्कलाइन होता जाता है और एसिडिक मीडियम होने की वजह से जो भी जीव वो निगलते हैं वो प्रे जो होता है उसको मार दिया जाता है। और अल्कलाइन मीडियम में डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स भी होता है। इसी तरह से एंजाइम्स अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज भी डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर इसके बाद आता है, पहला तो उसको निगल लिया, फिर उसको पाचन कर लिया, फिर उसके बाद आता है तीसरा स्टेज एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन का, जिसमें धीरे धीरे फूड वैक्यूल श्रिंक होने लग जाती है और वो एंडोप्लाज्म में ही मूव करने लगती है स्ट्रीमिंग मूवमेंट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। फिर जो ये डाइजेस्टेड फूड है वो एंडोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है और उसको अराउंड 30 आवर्स लगते हैं पूरे, और ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये नया प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए एसिमिलेट हो जाता है। इसके बाद होता है उत्सर्जन। जब पहले डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, अब होगा उत्सर्जन। जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू हैं वो
उत्सर्जित करे जाते हैं। इसके लिए कोई एक अलग से पर्पस नहीं होता, इसका एक कोई ऑर्गन वहाँ पे नहीं होता, पर वो जो फूड वैक्यूल बहुत छोटी हो जाती हैं, जिनमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसमें अपचित रेजिड्यू होता है, वो पीछे की तरफ धकेल दी जाती हैं और वो एक पोस्टीरियर एंड में आगे की तरफ आती हैं और लग के प्लाज्मा लीमा पे डिस्चार्ज कर देती हैं। फिर इसके बाद आता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। इंटरचेंज होता है जब ऑक्सीजन का जो अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, उसको हम बोलते हैं श्वसन। इसके लिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन या पिगमेंट्स इसमें नहीं पाए जाते हैं और ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है और इनके जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन से होता है। फिर आता है उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन में फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है उससे अमोनिया निकलती है। रिमूवल जो होता है जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। और जो अमोनोटेलिक होते हैं क्योंकि ये अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ये तो फूड वैक्यूल्स हैं। ये फूड वैक्यूल्स जब किनारे पे चली जाती हैं, यहाँ पे आके ये फिर फट जाती हैं, यानी कि इसमें से प्लाज्मा लीमा को तोड़ते हुए ये जो वेस्ट मटेरियल साइटोप्लाज्म अमीबा में होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चला जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आगे आके और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आके और वो बर्स्ट हो जाती है, जिससे जो उसके अंदर वो कंटेंट होता है वो बाहर इजेस्ट आउट हो जाता है। फिर आता है ऑस्मो रेगुलेशन। अमीबा हाइपरटोनिक है सराउंडिंग वाटर के, जिससे कि वाटर एंटर हो जाता है उसकी बॉडी में एंडोस्मोसिस के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए वाटर एंटर्स द अमीबा बाय ऑस्मोसिस एंड कलेक्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये फूलने लग जाती है, स्वेलअप हो जाती है और स्वेलअप होने के बाद जब ये इसको पानी रिलीज़ करना होता है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है क्योंकि पानी के संतुलन को बनाए रखती है इस बॉडी के अंदर। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट होनी होती है तो ये प्लाज्मा लीमा के पास आ जाती है और फिर ये यहाँ पे आके बर्स्ट हो जाती है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वापस वही वाला प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेज में था वापस कैरी ऑन होने लग जाता है। ये वैक्यूल अंदर की तरफ रह जाती है। फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर में बहुत सारे एनिमल कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये हम देखेंगे। रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई जो होता है उसको टैक्सिस कहते हैं। जैसे थर्मोटैक्सिस, ये नेगेटिव थर्मोटैक्सिस में इस तरफ मूव करते हैं और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इधर मूव करते हैं। पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस यानी कि टेम्परेचर पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होने पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो ये पॉजिटिवली मूव करते हैं। फोटोटैक्सिस मीन्स लाइट की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो वो दूर की तरफ चला जाएगा और डार्क होगी तो ये इस तरह से मूव करेगा। वीक लाइट होने पे ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। टच की अगर प्रिकल हो जाता है तो वो आगे की तरफ मूव करता है, अवॉइड करता है उसको। अगर वो अट्रैक्ट होता है तो वो, इसका मतलब वहाँ पे थिग्मोटैक्सिस कम है, पॉजिटिव है, फ्लोट करता रहता है। कीमोटैक्सिस यानी केमिकल्स, अगर एसिटिक एसिड होता है तो वो नेगेटिव होता है, इसलिए वो वहाँ से अपने से दूर चला जाता है उस एरिया से। और अगर वहाँ पे फूड होता है तो वो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस उसके लिए होगा और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही ग्रेविटी और ऐसे ही वाटर करंट के में हम देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव इसका बिहेवियर देखने को मिलता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में नहीं होता है। अमीबा में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन, मल्टी फिशन या मल्टीपल फिशन या स्पोरुलेशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिशन में मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और इसमें पेरेंट अमीबा जो होता है वो 2 अमीबा में टूट जाता है। ये डिवीजन जो होता है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म भी आगे डिवाइड हो जाता है। और ये जो डिवीजन होता है माइटोसिस का, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस की अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये फुली ग्रोन अमीबा है। ये देखिए न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म है और फिर इसके बाद ये जो न्यूक्लियस इसमें है वो लेंथन हो जाता है,
फिर वो बड़ा होके इसके बाद इसमें अरेंजमेंट हमें इक्वेटर पे दिखाई देता है, स्प्लिट होता है लॉन्गिट्यूडनली और दो हो जाते हैं, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। और फिर उसके बाद ये अर्ली एनाफेज की स्टेज आती है। फिर मिड एनाफेज होता है जहाँ पे कि ये डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे डायरेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद लेट एनाफेज स्टेज में यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है टीलोफेज स्टेज में और दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी हुई दिखाई देती हैं हमको। फिर इसके बाद ये फॉर्मेशन हो जाता है दो डॉटर सेल्स का। फिर आता है मल्टीपल फिशन या एनसिस्टमेंट जिसको कहते हैं। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में अमीबा एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है और मल्टीपल फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। ये अमीबा 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव काइटिनस सिस्ट सिक्रीट करता है इसके आसपास और इनएक्टिव हो जाता है। और इस सिस्ट के अंदर अगर हम देखें, इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है ताकि वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना सके जो अपने आप को पेरीफेरी पे अरेंज कर लेते हैं। ये देखिए डॉटर न्यूक्लियाई, ये सब पेरीफेरी पे अरेंज कर लेते हैं। ये जो प्रत्येक डॉटर न्यूक्लियस है ये एनवेलप्ड होती है साइटोप्लाज्म के द्वारा। इसकी वजह से डॉटर अमीबा बन जाते हैं जिसको हम अमीब्यूलर स्यूडोपोडियोस्पोर कहते हैं। ये देखिए ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स हैं, ये बाहर को निकल गए। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट टूट जाती है और ये इन यंग अमीबियोला को बाहर की ओर निकाल देते हैं और ये फिर फीड करते हैं और रैपिडली ग्रो करके एडल्ट फॉर्म कर लेते हैं। फिर आता है स्पोरुलेशन का पार्ट। अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा मल्टीप्लाई करता है, गुणित होता है स्पोरुलेशन के द्वारा विदाउट एनसिसमेंट। जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक हो जाता है बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में। हर एक प्रत्येक फ्रेगमेंट जो होता है वो एक अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है और थोड़े से साइटोप्लाज्म के द्वारा एक दूसरे से घिरा रहता है और एक स्पोर जैसा बना लेता है और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है पेरेंट बॉडी का। और अराउंड 200 ऐसे स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं। ये देखिए ये स्पोर्स हैं, ये लिबरेट हो जाते हैं। हर एक हैचिंग पे छोटे छोटे अमीबुला फेवरेबल कंडीशंस में बाहर आ जाते हैं। और इसके लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि स्पोरुलेशन को अमीबा सपोर्ट करता है, बट दिस इज़ हाउ वी कैन सी कि इस तरह से स्पोरुलेशन पाया जाता है। अब हम अगर देखें बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अमीबा की, तो अमीबा प्रोटियस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मास या सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। बाइनरी फिशन जो इसमें अमीबा में पाया जाता है वो एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देता है माइटोटिक डिवीजन की किसी भी कोशिका के अंदर। जो रिस्पॉन्सेज होते हैं या टैक्सिस बिहेवियर टैक्सिस हमने देखे अमीबा के, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एनिमल कितना सेंसिटिव है। अलग अलग ऑर्गेनल्स जो अमीबा के हैं वो प्रोवाइड करते हैं पहला इंडिकेशन डिवीजन ऑफ लेबर का। हर एक ऑर्गेनल अपना अपना वाइटल एक्टिविटी को करता है या अपना अपना काम करता है। जो ज़्यादा नंबर के क्रोमोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, वो बताते हैं कि यहाँ पे आइसोलेटेड जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि हायर एनिमल्स में क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। अमीबा एक फेंट आइडिया प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हायर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल फूड कप इज कंपेरेबल टू द बकल कैविटी। ऐसे ही हम फूड वैक्यूल को गट के रूप में देख सकते हैं, सूडोपोडिया को हम लेग्स के रूप में देख सकते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को हम यूरिनरी ब्लैडर के, और इसी तरह से हम सभी भागों को एक अलग अलग अंग के रूप में देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अमीबा प्रोटियस। थैंक यू।